नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए हिंदी की ऑनलाइन क्लास। तो हम पढ़ रहे हैं 12th की हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में हमने काफ़ी कुछ टॉपिक पढ़ लिए हैं। आज हमारा नया टॉपिक है जिसका नाम है शब्द शक्ति। ठीक है। अच्छा, शब्द शक्ति क्या होती है? ठीक है, शब्द तो सबको पता है क्या होता है। दो या दो से अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्णों के कोई भी अक्षर या वर्ण हो गया और उसके समूह को हम शब्द कहते हैं। ठीक है, और शब्द 2 अक्षर का भी हो सकता है, 3 का भी होता है, 4 का भी होता है, 5 का भी होता है, यानी कुछ बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि उस शब्द की क्या शक्ति होती है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि दिखने में सेम होते हैं, हम उच्चारण करते हैं उनका और वो सेम होते हैं, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार उसका अलग अलग अर्थ निकल जाता है। ठीक है, तो वही उसकी शक्ति होती है। क्या कि जब परिस्थिति के अनुसार यानी कि कुछ संदर्भों के अनुसार एक शब्द का कई अर्थ निकलते हैं, यानी कि एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, कभी कुछ निकलता है कभी कुछ निकलता है। तो ये जो एक शब्द के या किसी भी शब्द के संदर्भ के अनुसार अलग अलग जब अर्थ निकलते हैं तो उस शक्ति को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। यानी कि उस शब्द के अंदर संदर्भ के अनुसार दूसरा अर्थ निकालने की शक्ति है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि मोहन खाता है। ठीक है, तो अभी तो ये क्या है, सिर्फ सिंपल हमने एक वाक्य बोल दिया कि भाई मोहन खाता है। क्या ये सिर्फ मुख्य अर्थ को प्रकट करता है कि क्या कर रहा है? मोहन खा रहा है, यानी कि मोहन खाता है, मोहन कुछ खाने की क्रिया करता है, ये हो गया। अब हम कहते हैं जैसे कि लाल पगड़ी जा रही है, तो भाई लाल पगड़ी, ठीक है, पगड़ी जो सिर पे पहनने वाली होती है, क्या वो अपने आप से जाती है क्या कभी? नहीं ना, नहीं जाती है। लाल पगड़ी जा रही है, वो शब्द क्या कह रहे हैं? हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लाल पगड़ी जा रही है, यानी कि कुछ लाल वस्त्र, यानी कि हम कह सकते थे कि ये उदाहरण बहुत समय पुराना है, जब अंग्रेजों के समय पर लाल कलर का वो ऊपर पहना जाता था, पहनने का कोई एक कुछ साफे जैसा होता था, तो वो सैनिकों का होता था। तो वो पूरे जब सैनिक दल जाता था तो ऐसा लगता था कि लाल पगड़ी जा रही है। ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि मोहन तो शेर है, तो क्या मोहन शेर हो गया? नहीं ना, लेकिन उस शेर किसके आगे लगा है? मोहन के आगे। अब मोहन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी कोई भी शेर बन सकता है क्या? कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य, कोई शेर बन सकता है? नहीं। लेकिन शेर के अंदर क्या क्या गुण होते हैं? वो बहुत ही ताकतवर होता है, बलवान होता है और बहुत खुददार होता है, निडर होता है। तो वही गुण मोहन के अंदर आ गए हैं, इसलिए कहा है कि मोहन शेर है। ठीक है, अब हम ये देखिए शब्द के अनुसार बताया हमने, क्या बताया कि मोहन शेर है। तो शेर का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि मोहन बहुत बलशाली है, ताकतवर है, निर्भय है, निडर है, ये उसकी विशेषता है। तो इसलिए बोल दिया कि भाई मोहन तो शेर है। अब आता है, मान लीजिए कई बार ऐसा स्कूल में होता है कि भाई 2 बज गए, इसका मतलब बच्चे आपस में कह रहे 2 बज गए क्या? 2 बज गए क्या? 2 बजे यानी कि स्कूल ऑफ होने वाला है, स्कूल की आपकी पूरी छुट्टी होने वाली है। ठीक है, बहुत मज़ा आता है सबको स्कूल की जब छुट्टी होती है, तो वो समय कि कब 2 बजे और कब इस स्कूल से हम जाए, सब बच्चों का यही रहता है। तो जैसे ही 2 बज गए और छुट्टी होने की जो बेल लगी और सब बच्चे भाग गए वहाँ से, तो 2 बजने का समय ऐसा होता है, वो पूछ रहे हैं कि 2 बज गए क्या? तो 2 बजे के कई अर्थ निकल सकते हैं। स्कूल में अगर हम स्कूल के क्षेत्र में देखते हैं तो हो सकता है स्कूल की छुट्टी होने वाली हो, या फिर किसी किसी कार्यालय के पक्ष में हम देखते हैं तो वहाँ पर जो मध्याह्न होता है यानी कि लंच होता है वो 2 बजे होता है। ठीक है, यानी कि 2 बजने वाले भाई ये सब लोग लंच में बैठ जाएंगे और हमारा काम होगा नहीं, और फिर लंच के बाद 2 बजे बाद जो काम होगा वो होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सोच सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 बजे यानी कि 2 बजे कोई ट्रेन आ रही है, 2 बज गए क्या? किसी को 2 बजे कहीं जाना है। तो कई अर्थ निकलते हैं, यानी कि कई अर्थ निकलते हैं एक शब्द के, तो उसे कहते हैं उस शब्द के अंदर जो शक्ति छिपी होती है, इसलिए उसके कई अर्थ निकल जाते हैं। परिस्थितियों के अनुसार, संदर्भों के अनुसार उसके अलग अलग जो है हमारे अर्थ बताते हैं, तो उसे कहते हैं हम शब्द शक्ति। ठीक है, वे शब्द जो परिस्थिति संदर्भों के अनुसार शब्द की शक्ति बताते हैं, यानी कि शब्द के अलग अलग अर्थ बताते हैं, उन अर्थों को शब्द की शक्ति कहा जाता है, यानी कि शब्द शक्ति कहा जाता है। अब हम इसका जो शाब्दिक परिभाषा है वो पढ़ेंगे, शब्द शक्ति क्या है वो पढ़ेंगे। देखते हैं हम शब्द शक्ति क्या है। ठीक है,
ये है हमारी शब्द शक्ति। शब्द शक्ति से अभिप्राय, अभिप्राय का मतलब होता है अर्थ। क्या होता है? अर्थ। यहाँ हम अर्थ लिखेंगे। शब्द शक्ति से अभिप्राय, शब्द अपना एक निर्धारित अर्थ नहीं रखते हैं। निर्धारित यानी कि कोई शब्द किसी भी कोई अर्थ निकलता है तो अर्थ, मैंने यही कहा सबसे पहले कि परिस्थितियों और संदर्भों के अनुसार अलग अलग अर्थ निकलेंगे। ठीक है, तो कोई भी शब्द अपना एक निर्धारित यानी कि एक फिक्स अर्थ नहीं रखता है कि यही अर्थ होगा, लेकिन जब संदर्भ आते हैं, किसी कारणवश या फिर किसी परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन आ जाती है, उसके अनुसार उसका अर्थ हम निकालेंगे कि भाई इसका अर्थ क्या है। तो क्या कह रहा है कि शब्द अपना एक निर्धारित अर्थ नहीं रखते, शब्दों का अलग अलग संदर्भों में, देखिए संदर्भों में जब प्रयोग किया जाता है तो उनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। यही कहा गया है क्या कि अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ निकलते हैं, उन्हें शब्द शक्ति कहते हैं। एक निर्धारित अर्थ नहीं होता है, कोई फिक्स कर दिया कि भाई इसका अर्थ ये होता है 2 बजे छुट्टी ही होगी तो छुट्टी होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। हर किसी के लिए 2 बजने का समय अलग है। ठीक है, राम शेर है, हमने कहा मोहन शेर है। ठीक है, तो मोहन शेर है तो मोहन को मैं कह रही हूँ मोहन शेर है यानी कि बहुत ताकतवर है। दूसरा व्यक्ति कह रहा है मोहन शेर है यानी कि मोहन निडर है, वो डरता नहीं है। तो उसकी ताकतवर, निडर और निर्भय और बलशाली, इनके सबके अलग अलग अर्थ निकले ना। शेर के बहुत सारे अर्थ निकले। तो एक व्यक्ति सारी बातें तो बोलेगा नहीं, संदर्भों के अनुसार वह अलग अलग बात कहेगा। तो यही अलग अलग बात कहने की जो प्रक्रिया है वह शब्द शक्ति होती है। क्या होती है? शब्द की शक्ति होती है। इस अलग अर्थ का ज्ञान कराने वाली, इस अलग अर्थ का कि अलग अर्थ क्या है, उसका जो ज्ञान होता है, हमें जब पता चल जाता है कि अलग अर्थ किन संदर्भों में, परिस्थितियों में निकल रहा है और क्या निकल रहा है, हमें क्या देखना है कि अलग अर्थ क्या निकल के आया है। तो वही अलग अर्थ का ज्ञान कराने वाली उस शब्द की, यानी कि कोई शब्द लिखा हुआ है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा शेर। ठीक है, हमने यहाँ लिखा था शेर, मोहन शेर है, मोहन शेर है। ठीक है, तो मोहन की क्या विशेषता बताई है? शेर। मोहन की विशेषता बताइए कि वो शेर है यानी कि शेर जैसे गुणों वाला है। तो यहाँ पर इस शब्द की जो अर्थ निकालने वाली जो शक्ति है, यानी कि इस अलग अर्थ का ज्ञान कराने वाली शक्ति ही, इस अलग अर्थ का, ये जो अलग अर्थ है, क्या अर्थ निकल रहा है कि मोहन के अंदर शेर वाले गुण हैं। तो इस अलग अर्थ को ज्ञान कराने वाली शब्द की जो शक्ति होती है वही शब्द शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। किसी भी शब्द का परिस्थितियों, संदर्भों के अनुसार कोई अलग अर्थ निकल कर आता है तो वह अलग अर्थ निकालने वाली जो शक्ति होती है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, शब्द एवं अर्थ का अटूट और अभिन्न संबंध होता है। बिल्कुल, किसी भी शब्द का अर्थ जरूर होता है, तो अर्थ बिना कोई शब्द होता नहीं है। अगर किसी शब्द का अर्थ नहीं है तो वो कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि कोई भी शब्द होता है वह अर्थपूर्ण होता है, जिसमें अर्थ छिपा हुआ रहता है। अगर कोई अर्थहीन शब्द है तो वो शब्द नहीं गिना जाएगा, वो सिर्फ वर्णों का संयोजन गिना जाएगा कि इन कुछ वर्णों को मिलाकर एक शब्द बना दिया है, लेकिन उसे शब्द नहीं कहेंगे। शब्द उसे कहेंगे जिसका कोई शाब्दिक अर्थ निकलता है। ठीक है, तो किसी भी शब्द की शक्ति वह होती है जिसका किसी भी शब्द का अर्थ बताने वाली शक्ति शब्द की शक्ति कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। अब हम देखते हैं शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं। तो शब्द शक्ति के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, और तीनों अलग अलग अर्थ निकलते हैं। कोई एक शब्द ले लिया है, उसमें एक ही शब्द तीनों में नहीं आएगा, तीनों के अलग अलग अर्थ होंगे। ठीक है, तो कौन से है? पहला है हमारा अभिधा शब्द शक्ति। ठीक है, दूसरा इसे हम वाचक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम वाचक कहते हैं। फिर है हमारी लक्षणा शब्द शक्ति, जिसमें लक्षक निकलता है तो इसे हम लक्षण कहेंगे। तीसरी है हमारी व्यंजना शब्द शक्ति, तो यह है, इसमें व्यंजक निकलता है। किस प्रकार से निकलता है वह हम पढ़ेंगे। पहली कौन सी है? अभिधा शब्द शक्ति, जिसमें मुख्यार्थ या वाचक का अर्थ निकलता है।
लक्षणा शब्द शक्ति जिसमें लक्षण बताता है, लक्षण निकलता है। तीसरा है व्यंजना शब्द शक्ति जिसमें व्यंजक अर्थ निकलता है, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अब पढ़ते हम, पहली है हमारी अभिधा शब्द शक्ति। तो अभिधा शब्द शक्ति क्या कहती है कि अभिधा शब्द शक्ति से तात्पर्य, तात्पर्य का मतलब होता है अर्थ। क्या होता है कि शब्द, अभिधा शब्द शक्ति से तात्पर्य है शब्द को सुनने पढ़ने के बाद श्रोता यानी कि जो पाठक होता है, पाठक को शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ तुरंत प्राप्त होना, लोक प्रसिद्ध अर्थ तुरंत प्राप्त होना। जैसे घोड़ा चरता है, ठीक है, जैसे घोड़ा चरता है, क्या कर रहा है यहाँ पर, घोड़ा चरने का काम कर रहा है, यानी कि कैसा अर्थ निकल रहा, कुछ घुमा के निकल रहा है या फिर कुछ सिंपल सा जैसा शब्द है, जैसा वाक्य लिखा गया वैसा अर्थ हमारे सामने आ गया है। कैसा निकल रहा है इसमें कि घोड़ा चरता है, बिल्कुल घोड़ा चरने की क्रिया कर रहा है, यानी कि घोड़ा कुछ खा रहा है, कुछ चर रहा है, यानी कि कुछ चरने की क्रिया कर रहा है। तो वो कौन सी शब्द शक्ति हो गई है, अभिधा शब्द शक्ति, जिसमें मुख्य अर्थ निकलता है। कौन सा अर्थ निकलता है, मुख्य अर्थ निकलता है, वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। यानी कि शब्द हमें, वाक्य हमें जो का त्यों समझ में आ जाता है, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही हमें समझ में आ रहा है, जैसा हमने यहाँ लिखा है वैसे, जैसा उदाहरण दिया हुआ है वैसा ही उदाहरण हमें यहाँ पर उसका अर्थ समझ में आ रहा है, आसानी से समझ में आ रहा है, ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं दिया गया है। तो वो कौन सी शब्द शक्ति होती है, अभिधा शब्द शक्ति, जिसमें मुख्य अर्थ निकलता है, यानी कि मुख्यार्थ प्रकट होता है। ठीक है, क्या है कि अभिधा शब्द शक्ति से तात्पर्य है शब्द को सुनने और पढ़ने के बाद, या तो हमने सुना है या पढ़ा है, उसके बाद जो श्रोता यानी कि जो पाठक होता है उसको शब्द का प्रसिद्ध अर्थ तुरंत प्राप्त हो जाता है। कैसा प्राप्त हो जाता है, तुरंत, यानी कि उसी समय उसका अर्थ प्राप्त हो गया। घोड़ा चरता है, हमें उसी समय पता चल गया कि घोड़ा कुछ खाने की क्रिया कर रहा है, कुछ चरने की क्रिया कर रहा है। ठीक है, वाक्य में अभिधा शब्द शक्ति वहां होती है जहां पर वक्ता द्वारा कहे गए कथन का श्रोता द्वारा, क्या है यहाँ पर, श्रोता द्वारा, ये द्वारा लिखा हुआ है, श्रोता द्वारा ज्यों का त्यों अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है। यानी कि जैसा शब्द लिखा हुआ है और उसका अर्थ निकल रहा है वैसा ही अर्थ हमने ग्रहण कर लिया है, तो वो क्या होती है, अभिधा शब्द शक्ति। यानी कि जो वाचक होता है वह हमें मुख्यार्थ के रूप में प्रकट होता है, यानी कि अभिधा शब्द शक्ति में मुख्य अर्थ निकलता है। क्या निकलता है, मुख्य अर्थ निकलता है, इसलिए ये अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। हम यहाँ लिख लेंगे इसे, मुख्यार्थ प्रकट होता है। मुख्यार्थ प्रकट होता है, वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। जैसे परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत। अब यहाँ पे आराम का मतलब क्या है, बगीचा। ठीक है, यहाँ जो राम ही सुख देत, यानी कि यहाँ पर जो बगीचा है वह बहुत सुख देने वाला है, अत्यंत सुख देने वाला है, राम को सुख देता है ये जो बगीचा है। आराम का मतलब है जो आराम जैसी जगह है उसके लिए प्रकट किया है। तो यह साधारण सा बिल्कुल सिंपल सा वाक्य लिखा गया है और हमें ज्यों का त्यों हमें समझ में आ गया है। तो ये कौन सी शब्द शक्ति को प्रकट कर रहा है, अभिधा शब्द शक्ति को प्रकट कर रहा है। और उदाहरण हम देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे राम जाता है, यानी कि राम जाता है। ठीक है, तो राम यहाँ पर जाने की क्रिया कर रहा है, तो ये कौन सी, हमें क्या समझ में आया है, यहाँ पर मुख्य अर्थ समझ में आ गया कि राम जाने की क्रिया कर रहा है, इसलिए यहाँ पर मुख्य अर्थ है, जो मुख्य अर्थ को प्रकट करती है वह शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति होती है। तो ये कौन सी शब्द शक्ति हो गई, अभिधा शब्द शक्ति। ठीक है, तो ये है हमारी अभिधा शब्द शक्ति जो पूरी हुई है कि जहां पर कोई वाक्य यानी कुछ शब्द
मुख्यार्थ को प्रकट करते हैं, यानी कि मुख्य बात बताते हैं कि क्रिया कौन सी हुई है, तो वहां पर हमारी अभिधा शब्द शक्ति होती है। अब चलते हम यहाँ पर कि अभिधा शब्द शक्ति और कौन कौन सी होती है, यानी कि वाक्य यानी जो वाच्य को प्रकट करती है। अभिधा शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3, यानी कि 3 प्रकार की होती है ये, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब यौगिक शब्द किसे कहते हैं? कि जिन शब्दों की व्युत्पत्ति होती है, यानी कि उत्पत्ति होती है, जिन शब्दों की पहले से उत्पत्ति होती है, यानी जिनको बनाया जाता है, उन्हें कहते हैं रूढ़ शब्द, जिन्हें खंडित नहीं किया जा सकता। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनको कभी भी मतलब जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, यौगिक तो क्या होता है? कुछ मिल जाता है। ठीक है, कोई मिल जाते हैं, 2 शब्द मिलकर जो बने होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। और जो रूढ़ शब्द होते हैं उनको नहीं बांटा जाता है। जैसे कौन कौन से होते हैं रूढ़ शब्द? धर्म, ठीक है, अर्थ, इस प्रकार से धर्म, अर्थ, इस प्रकार से जो शब्द होते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। अब आता है योग रूढ़ शब्द। 2 शब्दों या शब्दांशों के योग से जो रचना होती है उन्हें योग रूढ़ कहते हैं, यानी कि 2 शब्द या कोई शब्द के अंश जो होते हैं उन्हें हम योग रूढ़ कहते हैं। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं हम शक्ल, तो देखिए क्या क्या जोड़ा है इसमें, हम और शक्ल दोनों को जोड़ दिया, तो ये कौन सी शब्द हो गया? ये योग रूढ़ शब्द हो गया। तो अभिधा शब्द शक्ति इसमें भी आएगी। अभिधा शब्द शक्ति के 3 प्रकार है। कौन कौन से? यौगिक शब्द, जिसमें 2 शब्दों को जोड़ा जाता है। ठीक है, फिर है रूढ़ शब्द, जिन्हें खंडित नहीं किया जा सकता, यानी कि जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। उसके बाद योग रूढ़ शब्द, जिनमें 2 शब्दांशों को जोड़ा जाता है। ठीक है, 2 शब्दांशों को जोड़ा जाता है, उसे कहते हैं हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थ, यानी कि सामान्य अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ बताते हैं, सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ बताते हैं, उसे कहते हैं हम अभिधा शब्द शक्ति, यानी कि योग रूढ़ अभिधा शब्द शक्ति कहलाएगी। उदाहरण के लिए दैनिक जीवन में लोक व्यवहार हेतु प्राय अभिधा शब्द शक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन पढ़ रहा है। ठीक है, हम जब हमारी जो दैनिक दिनचर्या है उसमें कौन सी शब्द शक्ति काम आती है? अभिधा शब्द शक्ति काम आती है। कौन सी आती है? अभिधा शब्द शक्ति। जैसे हमने यहाँ कहा मोहन पढ़ रहा है, तो मोहन कौन सी क्रिया कर रहा है? पढ़ने की क्रिया कर रहा है। ठीक है, या फिर सीता लिख रही है, हम यहाँ लिख देते हैं सीता लिख रही है, तो यहाँ कौन सी क्रिया हो रही है? लिखने की। साधारण सी बात है, मुख्य अर्थ निकलता है कि मोहन पढ़ने का काम कर रहा है और सीता लिखने का काम कर रही है। ठीक है, और क्या था यहाँ पर? और हमने लिखा था मोहन जाता है, तो वो जाने का काम कर रहा है, तो मुख्य अर्थ जहाँ प्रकट हुआ वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होगी। ठीक है, पूरा हुआ हमारा अभिधा शब्द शक्ति। अब हम चलते हैं हमारी अगली शब्द शक्ति पर, जो है लक्षणा शब्द शक्ति। अच्छा, लक्षणा शब्द शक्ति किसको प्रकट करती है? लक्ष्यार्थ को, लक्षण अर्थ को। किसको? लक्षण अर्थ को। कोई लक्षण अर्थ है, यानी कि कोई किसी की हम उपमा दे सकते हैं, कोई लक्षण अर्थ है, उस अर्थ को प्रकट करती है। क्या प्रकट करती है? लक्ष्यार्थ को, यानी कि लक्षण अर्थ को ठीक है, तो क्या कह रही है? जैसे हमने क्या कहा था? लाल पगड़ी जा रही है, यही कहा था। या मोहन शेर बच्चा है, लक्षण शेर नहीं है, लेकिन शेर जैसे लक्षण है उसके अंदर, लक्षण के अर्थ को प्रकट कर रही है, इसलिए वो कौन सी शब्द शक्ति हुई? लक्षणा शब्द शक्ति। तो वही लक्षणा शब्द शक्ति हम इसमें पढ़ेंगे। क्या कह रही है? कि लक्षणा शब्द शक्ति की वह शक्ति है जिसमें लक्ष्यार्थ प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? लक्ष्यार्थ। जब कोई शब्द अपने मुख्यार्थ को छोड़कर, यानी कि मुख्य अर्थ को छोड़कर तत्संबंधी उसी के संबंध में विशेष या अन्य अर्थ को बताए, तब उसे लक्षणा शब्द शक्ति और उस अर्थ को लक्ष्यार्थ कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? लक्ष्यार्थ कहा जाता है। लक्षणा शब्द शक्ति कैसे? हमने कहा था कि राम शेर है। ठीक है, अब राम शेर है, हम यहाँ लिखते हैं कि राम बलवान है।
ठीक है, हमने यहाँ बलवान न लिख के, इसके मुख्य अर्थ को न लिख के हमने यहाँ लक्षण अर्थ लिखा है। ठीक है, राम बलवान है लिखते तो हम बोल देते भाई राम तो बहुत ताकतवर है, बलवान है, बलशाली है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया हमारा मुख्य अर्थ, और जहां मुख्य अर्थ आ जाता है वहां पर अभिधा होती है। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, इस बलवान की जगह हमने लिख दिया कि शेर है। शेर के अंदर भी तो बलवान जैसी ताकत होती है, शेर भी तो बलवान होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया राम शेर है, यानी कि वो बलवान है। तो शेर जैसे गुणों, शेर जैसे लक्षण वाले, शेर जैसे लक्षण वाले यानी उसके जैसे गुण उसके अंदर समाहित है। ठीक है, किसके अंदर, राम के अंदर। वो शेर जैसी ताकत रखता है, शेर जैसा बलवान दिखता है। ठीक है, तो उसे शेर कहा गया है। तो शेर शब्द यहाँ किसके लिए आएगा, लक्ष्यार्थ आएगा। किसके लिए आएगा, लक्ष्यार्थ यानी लक्षण अर्थ आएगा। और जैसे ही लक्षण अर्थ आता है हमारे यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। कौन सी शब्द शक्ति होती है, लक्षणा शब्द शक्ति। क्योंकि क्या प्रकट कर रहा है, इसमें लक्षण प्रकट कर रहा है। राम शेर है तो राम कोई शेर थोड़ी ना होगा, शेर जैसे गुणों वाला होगा। तो लक्षण, शेर जैसे लक्षण वाला होगा, उसके अंदर कौन कौन से लक्षण आ गए कि भाई ऐसे शेर बलवान रहता है, ताकतवर रहता है, निर्भय रहता है, तो वो उसके अंदर लक्षण आ गए। तो वो जो लक्षण को, लक्ष्यार्थ को प्रकट करता है वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ठीक है, अब बोलते हैं कि जैसे मोहन तो घोड़ा है, मोहन तो घोड़ा है। ठीक है, घोड़ा है क्या, घोड़े जैसे तेज दौड़ता है, तेज फुर्तीला है बिल्कुल। ठीक है, घोड़ा कैसा होता है, बिल्कुल फुर्तीला, तेज रनिंग करने वाला, तेज दौड़ने वाला। ठीक है, और हमेशा मतलब अपने आप को तैयार रखता है। ठीक है, ऐसा होता है घोड़ा। तो मोहन कैसा है, घोड़े जैसा है, घोड़े जैसे लक्षण वाला है, वो घोड़ा नहीं है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं और भी कि राधा तो गाय है, यानी कि वो गाय नहीं है, कोई पशु नहीं है, गाय जैसी सीधी सादी दिखने वाली है। ठीक है, यहाँ पर उसके लक्षण प्रकट हो रहे हैं। क्या प्रकट हो रहे हैं, लक्षण प्रकट हो रहे हैं। यानी कि हमने क्या कहा, राम शेर है, मोहन तो घोड़ा है, राधा गाय है। क्या, तो ये क्या पशु है क्या, सब पशु नहीं है, उन पशुओं के जैसे लक्षण उनके अंदर समाहित है। यानी कि वैसा ये कार्य करते, वैसे लक्षण दिखाई देता है। इसलिए वहां पर कौन सी तो इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति होगी, यहाँ पर दोनों में लक्षणा शब्द शक्ति। कौन सी होगी, लक्षणा शब्द शक्ति होगी। ठीक है, अब देखिए ये एक उदाहरण दिया हुआ है, बिहार जाग उठा। तो बिहार क्या है, एक राज्य। तो बिहार कोई जागेगा क्या, तो बिहार राज्य है। तो एक राज्य किसको प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है, कि वहां की जनता को। ठीक है, बिहार जाग उठा। जाग उठा क्यों कहा गया है, कि वो क्या बहुत पहले सोया हुआ था क्या, ऐसा नहीं है। कोई राज्य ऐसे सोया नहीं है, कि वहां की जो जनता है बिल्कुल ही कैसी है, मतलब कि निराश्रित है। ठीक है, और जागरूक नहीं है, अपने अधिकारों के लिए लड़ती नहीं है। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं है। तो इस प्रकार से उनके अंदर कोई इस प्रकार की भावना नहीं है, निराशावादी जीवन जी रहे हैं वे लोग, जैसा है उसी में जीवन काट रहे हैं, अपने को आगे बढ़ाने का नहीं सोच रहे हैं। तो इसलिए उसे कहा गया है कि वहाँ की जनता सोई हुई है। तो अब क्या हुआ है कि वहाँ की जो जनता है, बिहार राज्य की जो जनता है, अब जाग उठी है। तो इसलिए कहा गया है कि बिहार जाग उठा, यानी कि बिहार राज्य की जो जनता है वो अब जाग उठी है, अपने अधिकारों के लिए सजग हो चुकी है। इस प्रकार का जब भाव आ गया है, तो ये क्या बता रहा है, बिहार यहाँ पर कोई राज्य के लिए नहीं आया है, बिहार यहाँ पर आया है वहाँ की जनता के लिए। किसके आया है, जनता के लिए ये नाम आया है शब्द बिहार। तो यानी कि वहाँ की जो जनता है वो अब जाग उठी है। अब जाग उठी है इसका मतलब ये नहीं कि वो सो रही थी, वो सो नहीं रही थी, अपने अधिकारों के लिए, किसके अधिकारों के लिए वो जागृत हो गई है, यानी कि सचेत हो गई है। अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए वो जागृत हो गई है।
इसलिए कहा गया है कि बिहार जाग उठा। तो यहाँ कौन सी शक्ति प्रकट हो रही है? यहाँ पर लक्ष्यार्थ प्रकट हो रहा है, लक्षण अर्थ प्रकट हो रहा है, मुख्य अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है। मुख्य अर्थ के ऊपर लक्षणार्थ, यानी कि मुख्य अर्थ को नीचे दबाकर फिर लक्षण अर्थ प्रकट हो रहा है। इसलिए यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति प्रदर्शित होगी? लक्षणा शब्द शक्ति प्रकट होगी। ठीक है, तो इन वाक्यों में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति है। बिहार जाग उठा, राम शेर है, मोहन तो घोड़ा है, राधा तो गाय है। अगर इस तरह से कोई शब्द आते हैं तो यानी कि कोई वाक्य आता है तो आप उसे क्या कहेंगे, क्या प्रकट करेंगे? उसमें लक्ष्यार्थ प्रकट करेंगे। और जैसे ही लक्ष्यार्थ प्रकट होता है आपकी लक्षणा शब्द शक्ति उसमें आ जाएगी, यानी कि लक्षण प्रकट होना चाहिए। लक्षणा शब्द शक्ति में लक्षण और अभिधा में मुख्यार्थ, यानी कि मुख्य अर्थ निकलना चाहिए। वो तो जो का त्यों हमें जब समझ में आ गया तो वो कौन सी शब्द शक्ति हुई? अभिधा शब्द शक्ति हुई। और हमें जो का त्यों समझ में नहीं आकर हम उसके लक्षण अर्थ की तरफ जाते हैं तो वहां पर हमारी लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो लक्षणा शब्द शक्ति है उसके कितने प्रकार हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्य दो प्रकार है। एक तो है हमारी रूढ़ी लक्षणा और दूसरी है हमारी प्रयोजनवती लक्षणा। ठीक है, प्रयोजनवती यानी कि प्रयोजन, कारण क्या होते हैं। अब रूढ़ी लक्षणा किसे कहते हैं देखते हैं हम। रूढ़ी या रूढ़ा लक्षणा, जहां पर मुख्य अर्थ की अपेक्षा किसी रूढ़ी अथवा परंपरा को आधार मानकर किसी वाक्य का अर्थ ज्ञात होता है। ठीक है, वहां रूढ़ी या रूढ़ा लक्षणा होती है। क्या कह रहा है भाई? देखिए कि जहां पर मुख्य अर्थ की अपेक्षा, मुख्य अर्थ तो सबसे पहले होता ही नहीं है लक्षणा में। ठीक है, लक्षणा में लक्ष्यार्थ होता है, उसके लक्षण निकलते हैं। ठीक है, चाहे वो परंपरा वाले हो या किसी कारणवश हो। ठीक है, मुख्य अर्थ तो निकलता है किसमें? अभिधा में। तो मुख्य अर्थ हमेशा हमें अभिधा में ही रखना है, लक्षण की तरफ उसे नहीं लाना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? जहां पर मुख्य अर्थ की अपेक्षा किसी रूढ़ी का मतलब क्या होता है? जो बहुत समय से चलती आ रही है। कई शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे पुराने ज़माने से वो शब्द चलते आ रहे हैं, वो आज भी हमारी हिंदी भाषा में ऐसे ही लग जाते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे राम शेर है ना, बिहार जाग उठा, या फिर लाल पगड़ी आ रही है। ठीक है, या फिर राधा ये तो नीरी गाय है, राधा तो नीरी गाय है, यानी कि बिल्कुल गाय जैसी सीधी है। तो इस प्रकार के जब कुछ शब्द जो चले आ रहे हैं वो हमारी हिंदी भाषा में स्थापित हो गए हैं, तो उनमें भी कोई उनको समझने के लिए, उन शब्दों से बने वाक्यों को समझने के लिए हमें शक्ति की जरूरत होती है। और वो कौन सी शब्द शक्ति होती है? लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो जो रूढ़ भाषा को लिया हुआ है, यानी कि जो परंपरागत भाषा जो चली आ रही है, वो जो शब्द चले आ रहे हैं, जब हम उनके ऊपर उनके लक्षण अर्थ को लेकर हम वाक्य निर्माण करते हैं या वाक्य निर्माण किया हुआ होता है तो वे हमारी रूढ़ी लक्षणा कहलाती है। परंपरा को आधार मानकर, मतलब परंपरा को आधार मानकर किसी वाक्य का अर्थ ज्ञात होता है, उसका अर्थ ज्ञात होता है। कैसे? तो मोहन घोड़ा है, तो मोहन कोई घोड़ा थोड़ी ना है। हमारे पुराने ज़माने में ये कहावत थी, हमारे जो पूर्वज थे वो यही कहते थे कि ये तो शेर है, ये घोड़ा है ना। अगर हाथी जैसा मोटा दिखता है, बड़ा दिखता है, तो बोले ये तो हाथी है। ठीक है, हाथी जैसा बड़ा हो गया तो हमें उसका अर्थ निकालना पड़ता है, हमें उसका लक्षण अर्थ प्रकट करना पड़ता है, तब हमें पता चलेगा। ऐसे ही नहीं हम मुख्य अर्थ को निकाल दे कि मोहन को यहाँ पर घोड़ा बोल दिया है तो मोहन घोड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। हमें यहाँ पर उसके मुख्य अर्थ को प्रकट करना है, और जैसे ही हम उसके मुख्य अर्थ को प्रकट करेंगे तो वो यानी कि लक्षण, मुख्य अर्थ को प्रकट करा तो हमारी अभिधा हो गई, और जैसे ही मुख्य अर्थ में हमारे लक्षण अर्थ निकल कर आते हैं, उसमें दिखते हैं कि ये किसी की उपमा दी गई है, किसी की तुलना की गई है, शेर से तुलना की गई है। ठीक है, राम की शेर से तुलना की गई थी। मोहन घोड़ा है तो मोहन की घोड़े से तुलना की गई है कि घोड़े जैसा फुर्तीला उसके अंदर गुण है। ठीक है, तो उस गुणों के आधार पर जब कोई वाक्य का अर्थ निकलता है तो वह शब्द शक्ति होती है कौन सी? लक्षणा। और रूढ़ी कोई परंपरागत शब्द अर्थ निकालने वाले कोई शब्द आते हैं तो वे कहलाते हैं रूढ़ी लक्षणा। ठीक है, क्या कहलाते हैं? रूढ़ी लक्षणा होती है। जैसे बिहार जाग उठा, इस वाक्य में बिहार से तात्पर्य बिहार में निवास करने वाले लोगों से होता है। किससे होता है? उसमें रहने वाले लोगों से है। बिहार कोई वो जो हमारा क्षेत्रफल, जो भौगोलिक क्षेत्र है, उससे मतलब नहीं है।
वो कैसे जागेगा? ठीक है, वहां पर बिहार राज्य में उस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाली उस जनता से तात्पर्य है कि वह जनता अब सजग हो गई है अपने अधिकारों के लिए, अपने मूल्यों के लिए। ठीक है, तो उस प्रकार से उसका अर्थ लक्षण अर्थ में चला जाता है। तो ये थी हमारी कौन सी? रूढ़ि लक्षणा, जो परंपरागत शब्दों को लाकर और फिर हम लक्षणा शब्द शक्ति का अर्थ निकालते हैं, जो लक्षण शब्द का अर्थ हमें पता चलता है, तो वहां होती है हमारी लक्षणा शब्द शक्ति। अब कहते हैं हम दूसरा जो उदाहरण है लक्षणा शब्द शक्ति का, वो है प्रयोजनवती लक्षणा। अच्छा, प्रयोजन का मतलब क्या होता है? प्रयोजन का मतलब होता है कारण। ठीक है, मान लीजिए हमने कोई कार्य किया, कोई किसी मीटिंग का या किसी बैठक का आयोजन किया है, तो किस प्रयोजन के थ्रू किया है? प्रयोजन का मतलब होता है किस कारण से किया है, कोई ना कोई कारण होता है। ठीक है, या कोई प्रयोजन होता है, उस उपलक्ष्य में हम कोई मीटिंग करते हैं या बैठक करते हैं, या फिर कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, तो वह भी किस प्रयोजन में किया गया है, या तो विवाह के उपलक्ष्य में किया है या फिर किसी जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया है। किसी न किसी उपलक्ष्य में तो करते ही, हम किसी कारणवश तो करते ही। बिना प्रयोजन का कोई भी कार्य संपादित नहीं होता है। ठीक है, इसलिए प्रयोजन जरूर होता है, यानी कि कोई कारण जरूर होता है। तो हम क्या पढ़ते हैं? प्रयोजनवती लक्षणा, यानी कि जहां पर मुख्यार्थ में बाधा तो हो, यानी कि मुख्य अर्थ को निकालने में बाधा तो आ रही है, लेकिन किंतु किसी प्रयोजन अथवा कारण को महत्व दिया जाए, वहां पर प्रयोजनवती लक्षणा होती है। अर्थात प्रयोजनवती लक्षणा में प्रयोजन को महत्व दिया जाता है तथा मुख्य अर्थ गौण होता है। वहां पर गौण यानी कि मुख्य अर्थ सिर्फ नाम मात्र का होता है, छिपा हुआ होता है, उसका कोई वहां पर रोल नहीं होता है। सिर्फ जो कारण है, यानी कि जो अर्थ निकल रहा है, वो किस कारण से निकल रहा है, किस प्रयोजन से निकल रहा है, उसको यहाँ पर हमें दर्शाना है। ठीक है, तो हम उदाहरण देखते हैं। जैसे गंगा में झोपड़ी है। क्या है? गंगा में झोपड़ी है, तो क्या गंगा में झोपड़ी होगी? कहने का मतलब क्या है उनका? मुख्य अर्थ तो निकलेगा ही नहीं। मुख्य अर्थ हम यहाँ पर कैसे गौण कैसे हो जाएगा? मुख्य अर्थ देखिए, गंगा में झोपड़ी है। ठीक है, तो गंगा क्या है? नदी। नदी के अंदर थोड़ी ना झोपड़ी होगी, नदी के किनारे पर ही झोपड़ी बनी होगी। लेकिन किसी ने कह दिया कि भाई गंगा में झोपड़ी है, तो इसका तात्पर्य आप मुख्य अर्थ में ये नहीं निकालेंगे कि गंगा के अंदर झोपड़ी है। नहीं, हमें इसका लक्षण अर्थ निकालना है, प्रयोजन निकालना है। किस कारण से कहा गया है कि भाई गंगा के जो एरिया है बहुत बड़ा एरिया है, गंगा के किनारों को भी गंगा ही कहा जाता है, तो गंगा में झोपड़ी यानी कि गंगा के किनारे यानी कि तट पर झोपड़ी बनी हुई है। ठीक है, क्या बताया है? प्रयोजन बताया है। किस कारण से कहा गया? क्योंकि गंगा के किनारे को भी गंगा का ही पता बताते हैं। ठीक है, उसी का एड्रेस होता है, उसी का एरिया है। उस एरिया के अनुसार, चाहे वो गंगा के आसपास हो, ठीक है, उस एरिया में भी अगर कुछ बना हुआ है या कुछ कार्य है, तो वह गंगा में ही कहा जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर? प्रयोजन क्या सिद्ध हो रहा है? प्रस्तुत वाक्य में गंगा में झोपड़ी होना असंभव है। बिल्कुल, गंगा के अंदर थोड़ी ना हो सकती है। अतः अर्थ होगा कि गंगा के किनारे पर झोपड़ी है। ठीक है, गंगा के किनारे पर झोपड़ी है, इसलिए कहा गया है कि गंगा में झोपड़ी है। दूसरा है हमारा शेर अब आया है। शेर अब आया है यानी कि कोई साक्षात शेर नहीं आ गया जंगल से, यानी कि बहुत से लोग बैठे हैं। मान लीजिए बहुत से लोग बैठे हैं, उसमें से कोई क्या बात कर रहा है, कोई क्या बात कर रहा है। ठीक है, कोई कायरता की बात कर रहा है, लेकिन कोई होगा भाई जो बहुत ज़्यादा बलशाली, ताकतवर, निर्भय, निडर होता होगा, यानी कि सबसे लोहा लेने वाला, यानी कि सबसे बलशाली होगा। ठीक है, आ बैल मुझे मार, या फिर सबसे ज़्यादा बलशाली या सबसे ज़्यादा ताकतवर वाला व्यक्ति होगा। वो जैसे ही आ गया तो अब कह रहे हैं शेर अब आया है, यानी कि शेर तो अब आया है। ये जो कार्य हो रहा है उसको संपादित करने वाला व्यक्ति तो अब आया है। ऐसे जैसे लक्षण अर्थ निकालने हैं, जैसे ही लक्ष्यार्थ निकलता है, हमारी लक्षणा शब्द शक्ति वहाँ पर प्रकट होती है। ठीक है, अब है यहाँ पर हमारी तीसरी जो शब्द शक्ति है, कौन सी? व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति, हमने 2 शब्द शक्ति पढ़ लिए। देखो कौन कौन सी? अभिधा शब्द शक्ति जिसमें मुख्यार्थ निकलता है, लक्षणा शब्द शक्ति जिसमें
लक्ष्यार्थ निकलता है। और ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ि लक्षणा में क्या होता है कि परंपरागत शब्दों को रखा जाता है। जो परंपरागत शब्दों के अर्थ में लक्ष्यार्थ प्रकट होता है वहां पर रूढ़ि लक्षणा होती है। और जहां पर किसी प्रयोजन का कारण मतलब प्रयोजन बताया जाता है, किसी अर्थ का यानी कि किसी शब्द का प्रयोजन बताया जाता है, कोई कारण बताया जाता है, तो वहां पर प्रयोजनवती लक्षणा होती है। अब आते हैं हमारी नंबर 3 की व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, व्यंजना शब्द शक्ति देखिए इन दोनों से बहुत ही अलग है, बिल्कुल अलग है और बहुत आसानी से समझ में आ जाती है ये वाली शब्द शक्ति कि जहां ना वाच्यार्थ, वाच्यार्थ किसे कहते हैं? मुख्यार्थ को, कि जहां ना वाच्यार्थ काम करे और ना लक्ष्यार्थ, जहां ना तो वाच्य का अर्थ निकलता है यानी कि ना तो मुख्यार्थ निकलता है और ना हमारा लक्ष्यार्थ निकलता है, ना कोई लक्षण अर्थ निकलता है। ठीक है, अर्थात जहां शब्द का न तो को लोक प्रसिद्ध अर्थ निकल रहा है और न ही तत्संबंधी विशेष अर्थ निकल रहा है, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। कौन सी शब्द शक्ति होती है? वहां पर व्यंजना यानी कि व्यंग्यार्थ निकलता है। क्या लिया जाता है? व्यंजना शब्द शक्ति का व्यंग्यार्थ लिया जाता है कि जहां ना तो अभिधा शब्द शक्ति के जैसे मुख्यार्थ प्रकट हो रहा है, ठीक है, और ना ही यानी कि किसके संबंध में? लोक प्रसिद्ध कोई अर्थ है उसके संबंध में कोई मुख्यार्थ प्रकट हो रहा है, और ना ही तत्संबंधी कोई विशेष अर्थ निकल रहा है यानी कि कोई लक्षण अर्थ निकल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। वहां क्या हो रहा है? वहां व्यंजना शक्ति से शब्द का व्यंग्यार्थ लिया जाता है। अच्छा, ये व्यंग क्या होता है? व्यंग का मतलब होता है हमने किसी को कोई बात कही तो उसका वह कोई तीसरा अर्थ निकालेगा। ठीक है, बात तो हमने साफ सुथरी कह दी, ठीक है, कोई भी अर्थ हो सकता है। उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं इसमें अधिकतर क्या आता है, इसके अंदर जो व्यंजना शब्द शक्ति है उसमें जो उदाहरण होते हैं वे उदाहरण अधिकांश जो आते हैं वो समय के ऊपर आते हैं। किसके ऊपर आते हैं? समय के ऊपर आते हैं। समय, जैसे मैंने आपको उदाहरण के लिए 2 बजे वाला समय बताया था, ठीक है, 2 बजे के हम कई अर्थ निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि 5 बज गए, 5 बज गए हैं, ठीक है, 5 बज गए। इसका मतलब क्या हुआ? छुट्टी हो गई, या फिर हमारे पापा आने वाले हैं, या फिर दूध का समय हो गया, या फिर नल में पानी आ गया, या फिर कई अर्थ निकाल सकते हैं। हर किसी के जीवन में 5 बजे के कई अलग अलग अर्थ होते हैं। ठीक है, आपके जीवन में अलग होंगे, मेरे जीवन में अलग होंगे। 5 बजे मेरा क्या काम होता है, या फिर कोई टीवी देखने के लिए, भाई कोई सीरियल आ रहा है, 5 बज गए यानी कि सीरियल आ रहा है, मुझे टीवी के आगे बैठना है। ठीक है, 5 बज गए यानी कि मुझे खाने में लगना है। 5 बज गए या फिर मुझे किसी ऑफिस में जाकर किसी ऑफिस से छुट्टी हो गई तो हमारे पापा घर आने वाले, उसके कई अर्थ हो सकते हैं 5 बजे के। ठीक है, तो 5 बज गए ये तो मुख्य अर्थ है, लेकिन इसका अर्थ क्या निकाला जा रहा है? यहाँ इस वाक्य में अर्थ क्या निकाला जा रहा है? कई अर्थ निकलते हैं। ना तो यहाँ पर हमारा मुख्य अर्थ निकला, ना तो यहाँ मुख्यार्थ निकला, और ना हमारा लक्ष्यार्थ निकला। ये दोनों ही नहीं निकले हैं। यहाँ पर व्यंग्यार्थ निकला है, तो व्यंग्यार्थ क्या निकला है? अलग अलग, सबके अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे सबके। व्यंग्यार्थ कभी सेम नहीं होता है, व्यंग्यार्थ अलग ही होता है। ठीक है, तो जहां पर न तो लोक प्रसिद्ध अर्थ निकल रहा है यानी कि मुख्य अर्थ निकल रहा है, न तत्संबंधी कोई विशेष अर्थ यानी कि लक्ष्यार्थ प्रकट हो रहा है, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति का व्यंग्यार्थ लिया जाता है। उसे क्या कहते हैं? उन शब्दों को क्या कहते हैं? व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजना शब्द शक्ति में व्यंग्यार्थ निकलता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम व्यंजना शब्द शक्ति के भेद। देखिए, व्यंजना शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? इसके 2 भेद होते हैं। ठीक है, एक तो है शाब्दी व्यंजना यानी कि जो शब्द के बारे में बताती है, और दूसरा होता है आर्थी व्यंजना जो अर्थ के बारे में बताती है। ठीक है, शब्द और अर्थ दोनों को लिया है। जहां पर व्यंग्यार्थ, ठीक है, व्यंग्यार्थ पर
आधारित न होकर शब्द पर आधारित हो, यानी कि व्यंग के अर्थ पर आधारित नहीं होना है। किसके? अर्थ पर नहीं, अर्थ को नहीं लेना है, हमें लेना है इस शब्द को लेना है, यानी कि शब्द पर आधारित हो, वहां पर शाब्दिक व्यंजना होती है। अर्थात शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ प्रकट होता हो, वहां पर उक्त शब्द शक्ति होती है। क्या? शब्द विशेष के कारण कोई शब्द होना चाहिए। क्या यहाँ पर व्यंग्यार्थ प्रकट होता है? किसके माध्यम से? शब्द के माध्यम से। देखिए हम एक उदाहरण लेते हैं इसके लिए, जैसे पानी गए न, एक दोहा है, हमने पढ़ा था अलंकार में, हमने पढ़ा था श्लेष अलंकार में, हमने पढ़ा था रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ठीक है, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो हम यहाँ पर पानी का अर्थ निकालेंगे, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है ना, पानी के इस पानी जो शब्द है यहाँ पर क्या है, ये पानी क्या है? एक शब्द है। अब इस शब्द के अलग अलग अर्थ निकाले। देखो पानी किसके लिए अर्थ निकाला है? मोती के लिए भी निकाला है, मनुष्य के लिए भी निकाला है, और चून यानी आटे के लिए। मोती का पानी से अलग अर्थ हो गया, मनुष्य का यानी कि मानव का पानी से अलग अर्थ हो गया, और चून यानी आटा, जो आटा है उसका पानी से अलग अर्थ हो गया। तो यानी कि एक शब्द का कई अर्थ निकलते हैं, यानी कि एक शब्द के कई और शब्द बन जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम शाब्दिक व्यंजना कहते हैं। क्या कहते हैं? शाब्दिक व्यंजना। यानी कि एक शब्द के हम अलग अलग शब्द और बना लेते हैं, शब्दों के अनुसार उनके अर्थ निकाल लेते हैं, तो वहां पर कौन सी व्यंजना होती है? कौन सी शब्द शक्ति होती है? शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति होती है। ठीक है, पानी का उदाहरण लिया है, यानी कि पानी गए न उबरे मोती मानस चून, कि पानी के और कई प्रकार के अर्थ निकाल दिए हैं हमने। तो वो क्या हो गया? हमारा जो पानी शब्द है, तो हमारा यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है? किसमें होगी? पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो इस पानी के अंदर होगी कौन सी? व्यंजना शब्द शक्ति, क्योंकि ये प्रकट कर रही है किसको? व्यंग्यार्थ को प्रकट कर रही है। किसको प्रकट कर रही है? व्यंग्यार्थ को प्रकट कर रही है, यानी कि व्यंग्यार्थ के शब्द को प्रकट कर रही है। एक शब्द बता रहा है उसके व्यंग्यार्थ को, इसलिए वह हो गई शाब्दिक व्यंजना। और अब हम पढ़ते हैं अगली हमारी आर्थी व्यंजना, जिसका मतलब होता है जो अर्थ प्रकट करती है। शाब्दिक व्यंजना के विपरीत, इसमें जब शब्द बदल देने पर भी, किसी शब्द को मान लीजिए बदल दिया हमने, ठीक है, उसका शब्द हमने कोई दूसरा शब्द ले लिया है, लेकिन अर्थ वही रहेगा। ठीक है, शाब्दिक व्यंजना में क्या था कि हमने पानी की जगह जल लेंगे, ठीक है, तो भी वही अर्थ रहेगा, उसका अर्थ वही रहेगा। ठीक है, तो शाब्दिक व्यंजना के विपरीत यानी उसके बिल्कुल उल्टे, जब शब्द बदल देने पर भी व्यंग्यार्थ निकलता रहता है, तब वहाँ आर्थी व्यंजना होगी। और व्यंजना अर्थ में हो, किसी शब्द विशेष पर आधारित नहीं होनी चाहिए, वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि व्यंजना शब्द शक्ति हो रही है। शाब्दिक व्यंजना में क्या था कि शब्द को अगर हमने पानी रखा है, पानी की जगह हम जल रख देंगे, ठीक है, या तोय रख देंगे या अम्बू रख देंगे, तो उसका अर्थ हमारा जो दोहा है वो पूरा बिगड़ जाएगा। क्या कहना चाह रहा है वो सब बिगड़ जाएगा। वो क्या कह रहा है? ठीक है, जल नहीं होता है, जल का मतलब अलग होता है, और पानी का यहाँ पर और अलग अलग अर्थ बताया है। तो जैसे ही हम पानी की जगह कोई और शब्द रखते हैं, तो वो उसका जो व्यंजना है वो वहाँ पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो वो शाब्दिक व्यंजना कहलाती है। लेकिन आर्थी व्यंजना में क्या होता है, इसके बिल्कुल विपरीत होता है कि हमने मान लीजिए कोई शब्द है, उसकी जगह दूसरा शब्द रख दिया, पानी की जगह हमने जल रख दिया, लेकिन अर्थ वही प्रकट कर रहा है। ठीक है, जो व्यंग्यार्थ प्रकट कर रहा है, पहले जो शब्द था पानी था, उसमें मान लीजिए कोई व्यंग्यार्थ प्रकट हो रहा है, और हमने पानी की जगह उसी का एक और अर्थ वाला यानी कि पर्यायवाची शब्द रख दिया, हमने जल रख दिया, लेकिन जो व्यंग्यार्थ प्रकट हो रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो बिल्कुल प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो उसमें फिर कौन सी शब्द शक्ति होगी? आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति होगी। कौन सी होगी? आर्थी व्यंजना। जैसे
एक मन मोहन तो बस के उजारियो मोही, हिया में अनेक मन मन मोहन बसाओ ना। ठीक है, क्या है कि एक मन मोहन, एक जो मन है वो तो मनमोहन है। कौन है मनमोहन? कौन है? श्री कृष्ण भगवान के लिए कहा गया है। ठीक है, एक मनमोहन तो बस के उजारियो मोही, उसने तो मेरे मन में बस के मुझे पूरा उजाड़ दिया है, समाप्त कर दिया है। हिया में अनेक मन मनमोहन बसाओ ना। मन यहाँ पर देखिए अलग अलग बताया गया है, मन और हिया। ठीक है, हिया यानी हमारा हृदय होता है और मन यानी भी हमारा हृदय होता है। दोनों के अलग अलग हमने दोनों शब्द रख दिए हैं, लेकिन जो अर्थ निकल के आ रहा है वो एक ही आ रहा है, व्यंग्यार्थ निकल के आ रहा है। और जो व्यंग्यार्थ प्रकट कर रहा है वहाँ पर, यानी कि व्यंग शब्द को बदल दिया है हमने, शब्द को बदल देने के बाद भी वही व्यंग्यार्थ प्रकट हो रहा है, तो वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होगी? आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति होगी। ठीक है, कौन सी होगी? आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। तो ये है हमारी आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। हमने कौन कौन सी पढ़ी? हमने पूरी शब्द शक्ति देखिए कौन कौन सी पढ़ी। जैसे हमने शब्द शक्ति का अर्थ देखा, शब्द शक्ति क्या होती है, शब्द क्या होते हैं, फिर उसके 3 भेद होते हैं। ठीक है, और 3 भेदों में अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा के हमारे 3 प्रकार होते हैं, कौन से? यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़ होते हैं। और लक्षणा के हमारे 2 होते हैं, कौन कौन से? रूढ़ी लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। और व्यंजना के हमारे 2 भेद होते हैं, कौन कौन से? शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। तो अब हमने ये हमारी जो शब्द शक्ति है ग्रामर की वो पूरी हो चुकी है। आपको समझ में आया होगा कि शब्द शक्ति क्या होती है, जहाँ पर शब्द के अर्थ को अलग अलग रूप में, परिस्थितियों के या संदर्भों के रूप में प्रकट होता है, जिसका अर्थ तो वहाँ पर उस जो प्रकट करने की जो शक्ति होती है उसे कहते हैं हम शब्द शक्ति। शब्द के अर्थ को प्रकट करने की शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। ठीक है, तो ये आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। आप हमारा जो चैनल है उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नया टॉपिक लेकर हम फिर से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।